गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर जो 16 है उसकी 16.1 ठीक है, यानी संपूर्ण प्रायिकता सहप्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन करवाए थे और बिल्कुल आराम से। तो आशा करता हूँ आपको वो समझ में आ गए होंगे और मेन क्वेश्चन आपको सारे करवा दिए थे। छोटे क्वेश्चन है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप खुद कर लेना भाई। तो ऐसे ही आज अपने 16.2 शुरू करेंगे, जिसके अंदर संपूर्ण प्रायिकता का गुणनफल नियम है। ठीक है, तो वो संपूर्ण प्रायिकता का गुणनफल नियम जो है वो सेम सहप्रतिबंध प्रायिकता के नियम के जैसा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन उसको बिना वो फॉर्मूला लगाए अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आज को जो मेथड बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज के अंदर, आप उस मेथड से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ के कीजिए। ठीक है बेटा, और कल वाली वीडियो भी बहुत से बच्चों ने देखी थी, अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ऐसे ही मैं अब रेगुलर वीडियो डालूंगा, तो सारे विद्यार्थी वीडियो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें। और जो विद्यार्थी डेली नए जुड़ रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ भी वो विद्यार्थी बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जो नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी PDF होती है या और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर डालता हूँ मैं। और बेटा कई बच्चे एग्ज़ाम का पूछ रहे थे, तो एग्ज़ाम का अभी तक कोई पता नहीं है अभी कब एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो निश्चित होकर अपनी तैयारी रेगुलर रखिए, कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, कोई डिसाइड नहीं है। ऐसा मान के चलिए भी लगभग मई के लास्ट तक आपके नहीं होंगे एग्ज़ाम। ठीक है, या तो जून में होंगे या जुलाई में होंगे। तो बेटा आज अपने 16.2 शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर वही कल वाली बात, पहले जो 4 प्रश्न है वो सिंपल है, वो आप खुद कर लेना, उनमें मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है, इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन करेंगे अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है भी, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक कर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा। पहले क्या कह रहा है भी, एक थैले में 5 सफेद है, 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको देखो गेंद कितनी निकालनी है, 4 गेंद निकालनी है। ठीक है, बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये है भी जो बॉल आपने निकाल ली वो वापस उस बैग के अंदर नहीं डालनी। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये है भी आपने उस बैग में से एक बॉल निकाल ली, वो निकालने के बाद में उस बैग में आप वापस नहीं डालोगे। मतलब उस बैग में मान लो पहले 10 बॉल थी तो आपने निकाल ली ना वो, तो अब उसमें 9 बॉल रहेगी। तो ये बिना प्रतिस्थापन होता है। एक प्रतिस्थापन होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो बॉल आपने निकाल ली उसको आपने चेक कर लिया अभी कौन से कलर की है, और उसके बाद में उसको वापस उसके अंदर डालना होता है। ठीक है बेटा, तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये ध्यान रखना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ भी थैले में सफेद गेंद, और ये जो क्वेश्चन को करने का तरीका है वो आपका एक बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले थैले में सफेद गेंद या सफेद गेंदों की संख्या। सफेद गेंदों की संख्या बेटा कितनी है आपके पास, सफेद गेंद है 5। उसके बाद में थैले में लाल गेंदों की संख्या, आप ये पूरा लिख लेना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा लिखूंगा तो वैसे टाइम बहुत लगेगा। उसके बाद में थैले में काली गेंदों की संख्या, तो काली गेंदों की संख्या बेटा कितनी है, 8। ठीक है, अब अपने क्या लिखेंगे, कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या तो ये कितने हो गए, 20, यानी आपके पास टोटल गेंदों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी।
अब आपको क्या करना है, इन 20 में से एक एक करके बिना प्रतिस्थापना के 4 बॉल निकालनी है, और वो चारों गेंद कौन सी होनी चाहिए, सफेद कलर की, ठीक है ना। तो यहां पर अपने क्या लिखेंगे, भी थैले में से 4 गेंदें, थैले में से 4 गेंदें, ठीक है ना, बिना प्रतिस्थापन के निकालने पर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, थैले में से 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापन कर निकालने पर जब प्रत्येक गेंद कौन से कलर की होनी चाहिए, सफेद रंग की हो, ठीक है बेटा। तो प्रत्येक गेंद किस कलर की होनी चाहिए, सफेद रंग की। अब इसके बाद वाला जो पार्ट मैं करवा रहा हूं वो ध्यान से समझना। थैले में से 4 गेंदें बिना प्रतिस्थापना के निकालनी है, और प्रत्येक गेंद क्या होनी चाहिए सफेद कलर की होनी चाहिए। अब देखो, इसमें से मैं पहली सफेद गेंद निकाल रहा हूं, तो सफेद का जिक्र किया इसने, तो अपने को सफेद देखनी है, बाकियों को नहीं देखना। तो सफेद गेंद आपके पास है 5, तो पहली सफेद गेंद अगर मैं निकालूंगा तो उसके अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब होता है भी शुरू में आपके पास सफेद गेंद कितनी है, 5। तो प्रायिकता, किसी भी चीज की प्रायिकता जब निकालते हैं तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम या अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में क्या होता है बेटा, कुल परिणाम, ठीक है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। तो पहली गेंद निकालने हैं, तो सफेद गेंद पहले 5 है, और टोटल कितनी होगी, 20। ध्यान से देखना, पहली गेंद निकाल ली। अब पहली गेंद ये सफेद मैंने निकाल ली, अब इसको वापस नहीं डालना, यानी बिना प्रतिस्थापन, तो इसको निकाल दीजिए। अब दूसरी सफेद निकालूंगा, तो अब सफेद कितनी रहेगी, टोटल 20 थी, 20 में से एक मैंने सफेद निकाल दी, तो अब सफेद कितनी रहेगी, 4, और टोटल कितनी रह जाएगी, 19, ठीक है ना। क्योंकि ये पहली गेंद निकाल दी, तो अब गेंदें रहेगी कितनी, 4, और टोटल कितनी रहेगी, 19। ये दूसरी बॉल निकाल ली सफेद। अब मैं तीसरी सफेद निकालूंगा, तो तीसरी निकालूंगा, तो ये 2 तो निकाल दो आप, तो 5 में से 2 निकाल दी, तो पीछे कितनी रह जाएगी सफेद, 3, और टोटल कितनी रह जाएगी, 18। क्योंकि 20 में से ये 2 बॉल निकाल चुका हूँ, 18 रहेगी। उसके बाद में 4 नंबर बॉल निकालूंगा, तो अब देखो इसमें से 3 निकाल दी, तो पीछे 2 रहेगी, तो 2 बटा में 17। ये पहली सफेद, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी। अब चारों को बिना प्रतिस्थापन निकालना है, तो प्रायिकता गुणन नियम लगेगा, मतलब इन चारों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इन चारों को बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर जो आएगा 1/969, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना प्रतिस्थापन का ध्यान रखना, भी जो बॉल आपने निकाल ली वो वापस उसके अंदर नहीं डालनी है। तो इसका मतलब है एक एक बॉल कम करते जाओ, तो एक एक बॉल ऊपर से कम, मतलब यहाँ से एक बॉल कम होगी तो टोटल में से तो आपको पता है वो अपने आप ही कम होगी। यहाँ से 2 बॉल कम होगी तो यहाँ से भी 2 बॉल वो कम होगी, ठीक है ना। यहाँ से सफ़ेद 3 कम होगी तो टोटल में से भी तो 3 कम हो जाएगी वो, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, अब पासे को 3 बार उछालना है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक बार विषम संख्या की कम से कम 3 बार जब उछालेंगे ना, तो उसमें से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। भी जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ इससे पहले मैं एक छोटा सा, भी आपके पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने आते हैं, दोनों टेल आएंगे, दोनों हेड आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक टेल आएगा और एक हेड आएगा, ठीक है।
एक दो सिक्कों को जब उछालते हैं तो ये इतने परिणाम आते हैं। अब मैं कह दूं आपको भी कम से कम एक एच आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो कम से कम एक एच आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। जब भी कभी कोई घटना घटित होती है तो उसके अंदर जितनी घटनाएं होती हैं ना, जितने इवेंट होते हैं, इन सब की प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी इन चारों की प्रायिकता निकाल के जब जोड़ोगे ना तो उसका आंसर एक आएगा। अब ये क्या कह रहा है अभी, कम से कम एक एच आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक एच, कम से कम एक को एक से कम नहीं होना चाहिए। तो ये और ये, इन तीनों की प्रायिकता निकाल के जोड़ दो। यानी इसकी प्रायिकता निकाल लो, प्लस में इसकी प्रायिकता निकाल लो, और प्लस में इसकी प्रायिकता निकाल के इन तीनों को जोड़ दो, तो कम से कम एक एच आने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये तो ये काम हो गया, इन तीनों की प्रायिकता निकाल के जोड़ दो, और दूसरा काम ये कर सकता हूं मैं, एक में से अगर ये टी और टी आने की प्रायिकता घटा दूं तो ये और ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया बेटा इन चारों की प्रायिकताओं का योग किसके बराबर होगा, एक के बराबर। क्योंकि तीन तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, इन चारों को जोड़ोगे तो एक के बराबर होगा, ठीक है। यानी इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, ठीक है, प्लस में इसकी प्रायिकता और प्लस में इसकी प्रायिकता, इन चारों को जोड़ोगे तो एक के बराबर होगा। तो देखो अपने को इन तीनों का मान निकालना है, तो या तो इन तीनों को निकाल के जोड़ो या एक में से इसको घटा दो, तो एक ही बात है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। तो इसमें देखो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है और कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अगर मैं, अब आपको पता है अभी एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो तीनों बार सम संख्या आने वाली जो मान होता है, तीनों सम संख्या आने वाला मान है, वो अगर एक में से घटा दूं तो पीछे जो आंसर आएगा वो कम से कम एक विषम संख्या वाला आएगा। विषम वाले जब तीनों पर सम आए वो घटा देते हैं एक में से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं देख रहा हूं भी एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। अब एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक पासे की बात कर रहा हूं, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब पासे पर सम संख्या, अब आपको पता है पासे पर सम संख्याएं कौन सी होती है, 2, 4 और 6। तो यहां पर ये लिख रहा हूं मैं, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम इसके कितने हो गए, 3। सम संख्या आने की प्रायिकता निकालने, एक पासे की बात कर रहा हूं मैं पहले। अनुकूल परिणाम 3 और टोटल कितने हैं, 6। ये अनुकूल हो गए 3 और टोटल हो गए 6, तो प्रायिकता होगी 1/2। ये होगी एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अब एक पासे को कितनी बार फेंकेंगे, 3 बार। तो अब एक पासे को 3 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पहली बार फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता ये होगी, दूसरी बार ये होगी, तीसरी बार ये होगी, तो प्रायिकता 1 कितनी होगी, 8। क्योंकि पासे को पहली बार फेंकोगे तो भी प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता यही होगी, दूसरी बार फेंकेंगे तो सम की ये होगी, तीसरी बार की होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें पूछा तो विषम का है, आप सम का क्यों निकाल रहे हो। तो बेटा अभी मैंने ये बताया था ना, देखो भी आपको कम से कम एक एच की निकालनी है, तो या तो ये मान निकालो, इसका उत्तर निकाल लीजिए, या एक में से टेल की घटा दो। तो देखो एच की पूछी थी, टेल की निकाली थी, तो वही बात यहां पर है बेटा, सम की पूछी हुई है तो अपने क्या करेंगे, विषम की निकाल के, और विषम की पूछी हुई है तो सम की निकाल के अगर एक में से घटा देंगे तो एक में से सम वाली घटा देंगे तो पीछे सिर्फ कौन सी बचेगी, विषम वाली। तो ये ध्यान रखना।
तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल ली। अब एक पासे को 3 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता निकाल ली। अब एक पासे को 3 बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालेंगे। तो एक में से क्या करेंगे, तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यानी क्या बनेगा, 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/8, घटा दीजिए तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी बेटा, 7/8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और अच्छी तरह से इसको कर लेना। तो विषम की पूछी है तो तीनों बार सम की निकाल के और उसको एक में से घटा दो। अब अगर सम की पूछता तो तीनों विषम की निकाल के एक में से घटा दो। ठीक है, तो नहीं समझ में आए तो दोबारा बता देना, इसको फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो देखो ताश है, तो ताश का वाले कोई क्वेश्चन करने हैं तो ताश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए भी। ठीक है, नहीं है तो 2-4 दिन ताश खेल के देख लेना, आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ताश है, ताश में कुल पत्ते, तो ताश के अंदर सभी को पता है कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। यानी ये अपने क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि होगी 52, 52। ठीक है, अब ताश में काले रंग के कुल पत्ते, ठीक है, काले रंग के कुल पत्ते, तो ताश के अंदर काले रंग के टोटल पत्ते होते हैं 26। ध्यान रखना, काले रंग के भी 26 होते हैं और लाल रंग के भी 26 होते हैं। 26 लाल रंग के होते हैं, 26 काले रंग के होते हैं। ताश में 4 कलर होते हैं। 4 कलर का मतलब ये हो गया भी 2 जो कलर होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है ना, तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ताश के अंदर। तो ताश में काले रंग के हो गए 26 पत्ते। अब आपको कहते हैं इन दोनों 2 पत्तों को और निकालना है, और वो दोनों कौन से होने चाहिए, काले रंग के होने चाहिए और बिना प्रतिस्थापन के निकालना है। भी जो पत्ता आपने निकाल लिया वो पत्ता वापस उसके अंदर नहीं डालना। ठीक है ना, तो बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकालने हैं और दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं सीधा ही, बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते काले रंग के निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो इसके अंदर वैसे तो आपको मैं बता दूं प्रायिकता गुणन नियम लग रहा है, लेकिन मैं कोई गुणन नियम मतलब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बिना फॉर्मूले के। अब देखो 2 पत्ते निकालने हैं बिना प्रतिस्थापन, वही बात, जो पत्ता आपने निकाल लिया वो वापस नहीं डालना। तो 26 पत्ते हैं, तो पहला पत्ता निकालूंगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम 26। टोटल कितने हैं, 52। तो पहले पत्ते को निकालने की प्रायिकता ये होगी। अब 2 निकालना है तो दोनों का गुणा होगा। दूसरा पत्ता निकालना है, अब ये पत्ता तो मैंने निकाल लिया, तो 26 थे, 26 में से एक पत्ता आपने निकाल दिया और वो वापस नहीं डालना, यानी वो छोड़ दो आप। तो 26 में से एक पत्ता निकाला है, तो पत्ते अब काले कितने रह गए आपके पास, 25। तो टोटल 52 थे, तो वो 52 में, ये 26 पत्ते 52 में ही है, तो एक पत्ता वो आपने निकाल दिया, तो पीछे पत्ते कितने रह गए आपके पास, 51। ठीक है, तो पहला पत्ता काले रंग का निकालने की प्रायिकता 26/52 और दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 25/51। तो 26 से 52 कट गया 1/2 पर, तो 1/2 पर कट गया, तो ये ऊपर 25 बच गया, नीचे क्या बचेगा, 1 में ये 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 102। ये बटा इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है ना, छोटा सा सिंपल सा, तो समझ में आ गया होगा आपको। 7 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको ऐसे करना आप। ठीक है, बिना कोई फॉर्मूले के बिल्कुल इजी मेथड से आपको करवा रहा हूँ।
और वीडियो को बेटा जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक वाला बटन बहुत कम दबाते हो आप, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं 400 स्टूडेंट और लाइक आते हैं उसके ऊपर 100, तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया कर बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 सिक्कों को उछाला गया है तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम 1 चित्त आ चुका है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको बता दूं 16.1 का है, बिना सह प्रतिबंध प्रायिकता का है, पहले कर चुके हैं ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का। देखो कैसे पता चला, क्योंकि ये कहता है 2 सिक्कों को उछाला जाता है और 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब यह ज्ञात है भी मतलब एक चीज ज्ञात हो और दूसरी निकालनी हो तो उसके अंदर बेटा हमेशा सह प्रतिबंध प्रायिकता ही लगती है। तो देखिए 2 सिक्कों को उछालने पर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, तो प्रतिदर्श समष्टि जो S होगी उसके अंदर देखो वैल्यू क्या होगी। अब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में दोनों H, दोनों T, H और T और H, ये प्रतिदर्श समष्टि के अंदर टोटल मान होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने बताया था 2 घटनाएं माननी है, A और B। A में वो वे मानना है जो आपको निकालना है और B में वो चीज़ माननी है जो आपको ज्ञात दे रखी हो। तो घटनाएं अपने मानेंगे A और B, ठीक है। तो A के अंदर जो आपको निकालनी चीज़ है वो मानेंगे, B के अंदर जो अपने को दिया हुआ है वो मान। तो ये कहता है 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 2 चित्त आना, इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, विचित्त किसको कहते हैं, H को, पट किसको कहते हैं, T को, ठीक है। तो 2 चित्त आना, इसकी प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो दिया हुआ क्या है, यह ज्ञात है, लास्ट लाइन ध्यान से पढ़िए बेटा, यह ज्ञात है कि कम से कम 1 चित्त आ चुका है, कम से कम 1 चित्त आ चुका है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो 2 चित्त आना, तो इसका मतलब है भी A के अंदर मान क्या होगा, ये होगा 2 चित्त आना, A के अंदर वैल्यू ये होगी, तो B के अंदर वैल्यू क्या होगी, कम से कम 1 चित्त, कम से कम 1 है मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 1 का मतलब है H और T आ गया, T और H आ गया, H और H आ गया, तो ये कम से कम 1 वाला आ गया। अब सह प्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, A बटा B, यानी B घटना के घटित होने पर A की वैल्यू आपको निकालनी है। तो A बटा B निकालना है, तो आपका इसका फॉर्मूला सह प्रतिबंध प्रायिकता का पता आपको, फॉर्मूले में इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो A और B का इंटरसेक्शन निकालिए, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आएगी, H और H, ये आ गई। अब फॉर्मूला ये होता है A बटा में B, तो A बटा B का फॉर्मूला ये होता है भी A इंटरसेक्शन B बटा में बेटा PB, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकालेंगे और B की प्रायिकता, तो B की प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता निकालनी है, तो देखो अनुकूल परिणाम 1 2 3, ये अनुकूल परिणाम हो गए और टोटल कितने हो गए, ये ऊपर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये टोटल परिणाम। प्रतिदर्श समष्टि जो होती है तो वो NS यानी टोटल मान कितने हो गए, ये 4, तो अनुकूल परिणाम 3, टोटल 4। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है A इंटरसेक्शन B की, तो इसमें अनुकूल परिणाम है 1 और टोटल कितने हैं, इसमें भी 4 रहेंगे, ठीक है। तो टोटल परिणाम हमेशा ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में रहेंगे वही रहेंगे। अब इनका जो मान है वो है 1/4 बेटा, और B का मान है वो 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/3। तो घटना B के घटित होने पर A के घटित होने की प्रायिकता बेटा आ गई 1/3, ठीक है। तो ये सह प्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन था, यानी 16.1 का। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ आपको, मेथड भी जितना इजी हो सके वो मेथड आपको इस क्वेश्चन में लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 9। अब इसके अंदर भी सह प्रतिबंध प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट के अंदर देखिए
सबसे पहले ये कहता है भी एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। यदि एक छात्रा को यादृच्छिक चुना गया है तो नंबर 1 में कहता है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। मतलब वो ना तो हिंदी का अखबार पढ़ता है और ना ही वो किसका अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बेटा इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू किसकी दी हुई है, प्रतिशत में दे रखी है। तो जब भी कभी प्रतिशत में मान दे रखा हो तो वो हमेशा प्रायिकता ही होती है। ठीक है, तो देखना इसको करने का तरीका क्या है। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र, तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले छात्र है 60%। तो ध्यान रखना प्रतिशत में जब भी कभी कोई वैल्यू दे रखी हो तो वो हमेशा प्रायिकता ही होती है। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ PH, मतलब प्रायिकता निकालनी है। तो 60% को हटा दो, कितना आ जाएगा नीचे 100, 60/100 यानी 6/10, फिर 2 से काट दीजिए 3/5, यानी हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता आ गई 3/5। ठीक है, उसके बाद में ये कहता है अंग्रेजी का अखबार। तो 2 नंबर लाइन ये है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र कितने परसेंट है, 40% है। तो 40% है, अंग्रेजी वालों को ई से लिख रहा हूँ। तो इसके अंदर है 40% यानी 40/100 यानी 4 में कितना आ जाएगा 10, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5। ये आ गया बेटा। उसके बाद में वो क्या कह रहा है, दोनों अखबार पढ़ने वाले छात्र। अब ये कहता है दोनों अखबार पढ़ने वाले छात्र, दोनों का मतलब है भी हिंदी का भी पढ़ते हैं और इंग्लिश वाला भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों अखबार पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 20%। तो ध्यान रखना जब भी कभी ये लाइन लिखी हो ऐसे भी दोनों ही चीज़ें एक साथ, दोनों अखबार पढ़ने वाले, तो इसका मतलब है ये इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू का मतलब है H और E का जो इंटरसेक्शन है वो है 20%, यानी 20/100, और 20/100 का मतलब हो गया 1/5। ये तो ये इतनी चीजें बेटा आपको क्वेश्चन में दी हुई है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये लाइन ध्यान से पढ़ लेना, दोनों अखबार पढ़ने वाले छात्र, दोनों का मतलब है भी हिंदी का भी पढ़ता है और वो इंग्लिश का भी पढ़ता है। तो इसका मतलब है भी आपको इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन है इसकी प्रायिकता दे रखी है 20%। तो 20/100 ये आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसका पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर देखो इसने क्या पूछा हुआ है, पहले पार्ट में पूछा हुआ है न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं न हिंदी और न अंग्रेजी का अखबार, न हिंदी और न अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। ठीक है, तो न हिंदी और न अंग्रेजी का मतलब है, अब आपको मैं बता दूं किसकी ये प्रायिकता पूछ रहे हैं। न वर्ड जब भी कभी आ जाए तो इसका मतलब उसका डैश, जैसे आपको पता है कोई घटना घटित होने की प्रायिकता अगर ए है तो न होने की प्रायिकता ए डैश से लिखते हैं, ए डैश लगा दो या उसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, ये कहता है न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का, तो न हिंदी का और न ही अंग्रेजी का, तो ये है, ये दोनों के ऊपर क्या लग गया, डैश लग गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है न हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब देखिए इसका मान क्या होता है, तो दे मॉर्गन प्रमेय होती है एक, उसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखिए भी, इसका मान निकालना है तो PH
डैश इंटरसेक्शन ई डैश की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पी एच और ई के यूनियन का होल डैश होता है, यानी पूरे का होल डैश होता है। इसके बराबर लिख दो, या एक में से पी और एच के यूनियन को घटा दो। ये जो वैल्यू होती है ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला है, एग्जाम्पल है आपका, आप एग्जाम्पल देख लेना, उसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान दिया होगा, वो इसके बराबर होता है, डे मॉर्गन नियम होता है ये। और ये जो मान होता है भी आपको पता है, किसी भी प्रायिकता के घटित न होने की प्रायिकता निकालनी है तो उसको एक में से घटा दो, एक में से होने की घटा दो तो न होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो मतलब इसका मान निकालना है तो आपके पास एच और ई का यूनियन होना चाहिए आपके पास, तो एक में से यूनियन को घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यूनियन तो आपके पास है नहीं, ये दो मान दे रखे हैं और ये मान दे रखा है, तो देखो इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। तो आपको मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला ये होता है बी पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास ए बी की जगह देखो क्या है, एच और ई, तो जहां ए और बी है वहां पर एच और ई लिख दो, तो पी एच प्लस में पी ई माइनस में पी एच इंटरसेक्शन ई, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू आपको दे रखी है, यूनियन की तो निकालनी है, पी एच, तो स्टार्टिंग में देखो पी एच की वैल्यू है 3/5, ई की 2/5, ई इसकी 1/5, तो वैल्यू रख दो 3/5 इसकी वैल्यू, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2/5 और माइनस में इसकी कितनी हो जाएगी 1/5। ठीक है बेटा, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में देखिए पी एच यूनियन ई की वैल्यू, तो 3 और 2 ये कितने हो गए 5/5, यानी 1 हो गया, और 1 में से ये घटाओगे 1/5, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा, और 1 माइनस यानी 5 में 4/5, ये आ गया बेटा कितना 4/5। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये उठा के किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, पी एच बार इंटरसेक्शन ई बार, मतलब ना तो हिंदी का अखबार पढ़ता है ना इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दी मैंने 4/5, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1/5। तो इसका आंसर आ गया 1/5, यानी ना हिंदी और ना इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी आ गई 1/5। ठीक है, ये इसका था पहला पार्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से दोबारा, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी तो देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, इसमें ये एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कर लेना। अब आगे जो 2 पार्ट है, 2 में से आपको एक पार्ट करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट देखिए इसका आगे, इसी का ही सेकंड है, 9 नंबर क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। ये कहता है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। ठीक है ना, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अब देखो सहप्रतिबंध प्रायिकता में हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको बताया था सहप्रतिबंध प्रायिकता में जिसका मान दिया हुआ है वो नीचे लिखो, जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर लिखो। तो हिंदी का अखबार पढ़ने पर इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता निकालनी है, तो फॉर्मूला आपको पता है इन दोनों का क्या होगा, एच, और फॉर्मूले में क्या होता है एच और ई का इंटरसेक्शन होगा, बटा में नीचे एच है तो एच की प्रायिकता आ जाएगी, ये फॉर्मूला लगेगा। इंटरसेक्शन अपने इन दोनों का दे रखा है, एच और ई का इंटरसेक्शन देखो ये रहा कितना है 1/5, ये एच और ई का इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन 1/5 है, तो इसकी प्रायिकता 1/5 है, और पी एच की प्रायिकता कितनी है 3/5। तो हिंदी का अखबार पढ़ने पर इंग्लिश का अखबार पढ़ने की प्रायिकता आ गई 1/3। ठीक है, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। चलो थर्ड बता ही देता हूँ आपको क्या है। फिर ये कहता है अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अब ये कहता है भी वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता।
इंग्लिश का अखबार अगर वो पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो ऊपर तो हमेशा ए और बी का इंटरसेक्शन होता है। अब नीचे अगर ई आ गया तो इसके अंदर क्वेश्चन में नीचे क्या आएगा बेटा, ई आएगा। ठीक है, तो अब एच और ई का इंटरसेक्शन, तो ये देखो 1/5 देर का आपको, तो ये तो आ गया 1/5। ई की प्रायिकता कितनी है, ई की प्रायिकता 2/5, तो यहाँ पर लिखिए 2/5। तो पी एच अपॉन ई की जो वैल्यू आ गई वो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1/2। ये आ गया जब इंग्लिश का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन ये सह प्रतिबंध प्रायिकता के हैं, और ये एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, एक ये ध्यान रखना, एक फॉर्मूला ये लगा है, इस फॉर्मूले का भी बेटा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या दे रखा है, बी ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को और बी उसी पुस्तक की कितनी 70% समस्याओं को हल कर सकता है। तो पुस्तक में यादृच्छिक चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा ये क्वेश्चन है। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे करना, आपने पहले चाहे कैसे ही किया हो, लेकिन मैं बिल्कुल इजी सा मेथड बता रहा हूं आपको। तो अब ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता, सबसे पहले ये लिखेंगे बी ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता आपको दे रखी है कितनी, 90%। तो ए है, तो ए द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता लिख रहा हूं मैं 90%, का मतलब हो गया 90/100 यानी 9/10। तो ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता तो ये आ गई। अब मान लो ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता निकालनी है, तो क्या करेंगे, न होने की प्रायिकता। अब न होने की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से होने की प्रायिकता को घटा दो, तो न होने की प्रायिकता का मतलब हो गया ए बार का मान निकालना है, तो एक में से होने की प्रायिकता यानी 9/10 को घटा दो, तो यानी 1/10। ए द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता तो 9/10, और ए द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता आ गई 9/1, ये 9/10 आ गई, ये 1/10 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही एक दूसरा स्टूडेंट देर का आपको क्या है, बी, तो यहां पर लिखेंगे उसके बी द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता। बी अगर कोई समस्या को हल कर लेता है तो वो प्रायिकता है 70%। तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत में जब भी कभी पूरे चैप्टर में मान दे रखा है तो आप समझिए भी वो प्रायिकता दे रखी है। तो पी बी का जो मान है वो दे रखा है 70/100 यानी 7/10, और पी बी बार की वैल्यू अगर निकालनी है यानी बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से पी बी को क्या कर दीजिए माइनस, तो 1 - 7/10 यानी 3/10। तो बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता ये आ गई। और एक बेनिफिट आपको ये हो रहा है, देखो बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको करने का तरीका क्या होगा ये देख लीजिए, आपके पास ऐसे ही आपको बढ़िया साफ सुथरा काम आपको वहां करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन को पढ़िए, भी पुस्तक में से यादृच्छा उनको कोई एक समस्या दे दी और कम से कम एक के द्वारा वो हल करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। एक द्वारा हल होनी चाहिए, भी कम से कम एक में मतलब या तो ए या बी या दोनों, कम से कम एक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भी वो समस्या हल हो ही ना। तो अब कम से कम एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, तो देखो इसके अंदर अब 2 मान है। ठीक है, ध्यान से समझिए जो मैं आपको अब समझा रहा हूं। कम से कम, अब देखो भी मान लीजिए 2 विद्यार्थी है, इनको एक समस्या दे दी, यहां लिख रहा हूं मैं, एक समस्या दे दी, या तो ए भी उसको हल कर लेगा और बी भी हल कर लेगा, मतलब वो समस्या दोनों द्वारा हल होगी, एक तो ये मान आ जाएगा। एक ऐसा हो सकता है भी ए के द्वारा हल नहीं होती, बी के द्वारा हल हो जाती है वो समस्या, ऐसा हो सकता है।
तीसरी बात ध्यान से समझना भी, ए हल कर लेता है लेकिन वो समस्या बी से हल नहीं होती। और चौथी कंडीशन क्या होगी भी, ए से भी हल नहीं होगी और बी से भी हल नहीं होगी। अब इस सवाल में टोटल ये 4 परिणाम होंगे भी, एक समस्या दे दी, या तो वो समस्या दोनों हल कर लेंगे भी, ए से भी हल होगी बी से भी हल होगी। अब जैसे मतलब इस क्वेश्चन को आपको ये ऐसे समझाता हूँ मैं आपको भी, मैंने एक कोई सवाल दिया, 2 विद्यार्थी थे, दोनों को मैंने एक सवाल दे दिया, ठीक है, और मैंने उनको कहा भी इस सवाल को हल कीजिए, तो उसके 4 परिणाम हो सकते हैं क्या, या तो वो दोनों हल करके ले आएंगे, या ऐसा होगा भी पहले से हल हो जाता है दूसरे से नहीं होता, या होगा भी पहले से हो जाएगा दूसरे से नहीं होगा, या ऐसा हो सकता है भी दोनों से वो सवाल हल नहीं होगा। ये बेटा 4 कंडीशन होगी। लेकिन इन चारों में से, अब आपको पता है भी इन चारों को अभी मैंने बताया था भी, कोई भी आपके पास इवेंट है, इनकी सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए पूछा क्या है, कम से कम एक दोबारा हल, कम से कम एक दोबारा हल, तो कम से कम एक दोबारा हल, एक तो ये पार्ट हो गया, यानी कम से कम एक का मतलब ये हल करा है, इसमें ये हल करा है तो एक ये पार्ट हो गया। कम से कम एक का मतलब एक से कम नहीं होना चाहिए, ये एक ये हो गया। तो यानी इन तीनों का मान निकाल के जोड़ दो, या तो इन तीनों का निकाल के जोड़ दो, या क्या करो, अब आपको पता है चारों का जो टोटल होगा वो 1 होगा, तो या तो इन तीनों को निकाल के जोड़ दो, या एक में से दोनों दोबारा समस्या हल न होने की प्रायिकता को क्या कर दो, घटा दो। तो इनको निकाल के जोड़ना और एक में से इसको घटाना आसान कौन सा होगा, यही होगा बेटा। तो ये अपने काम करेंगे। तो इसके अंदर कम से कम एक दोबारा समस्या हल होने की प्रायिकता निकालनी है, तो एक में से दोनों के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 1 माइनस पी ए बार की वैल्यू देखो, पी ए बार की वैल्यू है 1/10 इंटू पी बी बार, और पी बी बार की वैल्यू बेटा कितनी है, 3/10, ठीक है, ये होगी। तो इसको हल करोगे तो 1 माइनस 3/100, तो 1 माइनस 3/100 का मतलब हो गया 100 माइनस 3 97/100, और 97/100 का मतलब हो गया 97%, ठीक है। तो यानी 97% कम से कम एक समस्या हल करने की क्या आ गई, प्रायिकता आ गई, ठीक है। प्रतिशत में लिखना है तो ऐसे लिख दो, नहीं आप इसको 0.97 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो अच्छी तरह से इसको कर लेना भी, ठीक है भाई। और ये पार्ट जो आपको समझा दिया था मैंने यहाँ, ये भी लिख लेना। अब आगे देखिए, इसका है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दे रखा है 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता दे रखी है। अब अभी 2 विद्यार्थी थे इस क्वेश्चन में, अब इसमें देखो 3 विद्यार्थी है, और 3 विद्यार्थी है, तीनों को समस्या हल करने के लिए दिया गया। अब ये कहते हैं समस्या के हल होने की प्रायिकता दे रखी है भी, मान लीजिए इनको तीनों को ए बी सी मान लेना। ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता 1/2 है, फिर उसके ए द्वारा हल न होने की प्रायिकता निकालोगे, फिर बी के हल होने की प्रायिकता दे रखी है, फिर उसके न होने की निकालोगे, सी के होने की दे रखी है, फिर उसके न होने की प्रायिकता। यानी 3 विद्यार्थी है, तीनों द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, तो तीनों द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता बेटा आपको निकालनी है। फिर ये कहता है समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता। अब ये कहता है समस्या हल हो जाती है। अब 3 विद्यार्थी है, तो अब इसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। तो देखिए 3 विद्यार्थी है, तो या तो ये होगा भी तीनों से समस्या हल हो जाती है, या ये होगा भी ए से होगी, बी से नहीं हुई, सी से नहीं हुई, ठीक है, या ए से नहीं हुई, बी से होगी समस्या हल, सी से नहीं हुई। समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करना क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। फिर देखो पहले ए से होगी, फिर बी से होगी समस्या हल, फिर अपने मान लेते हैं भी वो समस्या ए से नहीं हुई, बी से नहीं हुई और सी से होगी, ठीक है। अब 2 ले लो, और सी से होगी, इसके ऊपर डैश नहीं आएगा भी, सी से समस्या हल हो गई। अब मान लेते हैं भी ए से होगी वो, और बी से होगी, दोनों से होगी, और सी से नहीं हुई, ठीक है। अब 2 का जोड़ा बनाइए। अब मान लेते हैं भी ए से नहीं हुई, और बी से होगी, और सी से होगी, ठीक है। अब ऐसे मान लेते हैं भी ए से समस्या हल होगी, और बी से नहीं हुई, और सी से हो गई। पहले एक एक का लिया था, अब 2 का। अब मान लेते हैं भी ए से भी नहीं होती, बी से भी नहीं होती, और सी से भी नहीं होती, ठीक है। ये टोटल इतने मान आएंगे। अब देखो ए द्वारा, ये 13 नंबर क्वेश्चन है,
अब ये तीनों को समस्या हल दी, ये टोटल परिणाम आएंगे। अब इन सबकी प्रायिकता जोड़ के आंसर निकालेंगे तो एक आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए, समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता। समस्या हल हो जाती है मतलब चाहे वो पहला हल करे, चाहे दूसरा करे, चाहे तीसरा करे, चाहे तीनों ही करे, तो ये कहता है समस्या हल हो जाने की प्रायिकता निकालिए आप। तो आप क्या कीजिए, अब समस्या हल हो जाने की प्रायिकता निकालनी है, तो यानी ये मान, ये मान, ये और ये। अब देखो इसमें तीनों से होती है, इसमें ए से होती है, इसमें बी से होती है, इसमें सी से होती है, इसमें इन दोनों से होती है, इसमें इन दोनों से होती है और इसमें इन दोनों से होती है। तो ये कहता है समस्या हल हो जाती है, तो यानी आपको ये सारे मान निकाल के ऊपर वाले या तो इनको जोड़ो या एक में से तीनों द्वारा हल न होने की प्रायिकता बेटा आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक में से तीनों द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता माइनस कर दोगे तो ये ऊपर वाले जो मान है ना, यानी इन में से समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया है, सेम टू सेम 13 नंबर नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा का जैसा है, तो ये आप करोगे। तो इसमें आपको क्या करना है, तीनों के समस्या हल होने की प्रायिकता दे रखी है, तो तीनों की न होने की प्रायिकता निकाल के उन तीनों का गुणा करके एक में से घटा देना, तो समस्या हल होने की प्रायिकता बेटा यानी इनका मान आ जाएगा सबका। ठीक है, तो ये आप ऐसे करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसके जैसे ही था बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 को ध्यान से पढ़िए, क्या दे रखा है भी, एक थैले में 5 सफेद 3 काली गेंद है, थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है, तो इन गेंदों के एकांतर विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, 5 नंबर जो क्वेश्चन करवाया था वैसा ही, लेकिन एक चीज थोड़ी सी अलग है, वो मैं आपको चलो ये बता ही देता हूं। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे थैले में सफेद गेंद कितनी है, तो लिखिए थैले में सफेद गेंद, तो थैले में सफेद गेंद है कितनी, 5। उसके बाद में है थैले में काली गेंद, काली गेंदें कितनी है, काली गेंदें हैं 3। तो कुल गेंदें कितनी होगी, कुल गेंदें होगी आपके पास 8। टोटल कितनी होगी, 8 गेंदें होगी। ठीक है भाई, ये टोटल गेंद 8 होगी। अब ये कहते हैं 4 गेंद निकालनी है और चारों गेंदों को बिना प्रतिस्थापन निकालना है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब समझे होंगे अब आप भी, जो बॉल आपने निकाल ली वो वापस उसके अंदर नहीं डालनी। तो 4 बॉल निकालनी है और एकांतर रंग की निकालनी है। एकांतर का मतलब है भी पहले अपने व्हाइट निकालनी है तो बाद में काली निकालोगी। तो मैं क्या कह रहा हूं भी, सफेद गेंद को W से तथा काली गेंद को B से ब्लैक व्यक्त करने पर, तो मैंने व्हाइट बॉल को तो W से लिखूंगा और ब्लैक बॉल को B से लिखूंगा, ये कर दिया। अब अपने चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूं। तो इसके देखो 2 पार्ट हो सकते हैं, अपने को क्या करना है, एकांतर क्रम की निकालनी है। तो 2 पार्ट कौन से होंगे, मान लो आपके पास, ध्यान से समझना, एक थैला है, थैले में मैंने 5 तो सफेद बॉल डाल दी, 3 मैंने काली बॉल डाल दी, उनको मिक्स कर दिया, 8 बॉल निकाल दी। अब मेरे को एकांतर क्रम की निकालनी है, तो 2 कंडीशन क्या होगी, अगर मैंने पहली मान लो व्हाइट निकाल दी तो दूसरी ब्लैक आनी चाहिए, तो तीसरी व्हाइट आनी चाहिए और चौथी ब्लैक आनी चाहिए। एकांतर क्रम का मतलब है 2 बॉल एक कलर की एक साथ नहीं आनी चाहिए। एक तो वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी वैल्यू ये होगी, कोई जरूरी नहीं है भी पहली बॉल में व्हाइट निकालूं, अगर मैं पहली में ब्लैक निकाल लेता हूं तो दूसरी क्या आनी चाहिए, व्हाइट। तीसरी अगर ब्लैक निकाल रहा हूं तो चौथी बॉल क्या होनी चाहिए, व्हाइट बॉल होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी। तो अब बेटा इसके अंदर देखिए क्या है, ये 2 कंडीशनें होगी, लेकिन ये कह रहा है भी ये जो काम आप कर रहे हो ना, जो बॉल निकाल रहे हो, तो वो बिना प्रतिस्थापन के करना है। मतलब जो बॉल आपने निकाल ली वो वापस उसके अंदर नहीं डालनी। तो अब बिना प्रतिस्थापन के 4 गेंद निकालेंगे और 4 गेंदों के एकांतर विभिन्न रंग के होने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो 4 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के
एकांतर क्रम में निकालने की प्रायिकता। ठीक है, एकांतर क्रम में निकालने की प्रायिकता। तो ये दो कंडीशन होगी, ध्यान रखना। अभी पहले ये होगी, दूसरी होगी ये निकालेंगे और प्लस में ये निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन निकालेंगे। तो पहले ये कंडीशन लिख रहा हूं मैं। तो पहली कंडीशन में होगी भी पहली बॉल वाइट निकालनी है, उसकी प्रायिकता, दूसरी ब्लैक की प्रायिकता, तीसरी वाइट की प्रायिकता, फिर चौथी ब्लैक की प्रायिकता, ये निकालेंगे। प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी, पहली अगर मैं ब्लैक निकाल रहा हूँ तो दूसरी मैं वाइट, तीसरी अगर ब्लैक निकालूंगा तो चौथी वाइट, ये होगी। इनका मान निकालना है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहली बॉल में वाइट निकाल रहा हूँ, दो कंडीशन अलग अलग है। पहली वाइट निकाल रहा हूँ तो अनुकूल परिणाम 5, टोटल बेटा ध्यान से देखना 8। समझ आ गई बात ये। इस बॉल की निकालने की प्रायिकता, पहली वाइट है तो वाइट के अनुकूल परिणाम 5, टोटल हो गए 8। अब इसको निकाल दी, इसको निकाल दी तो टोटल बॉल 8 थी ना, अब रहेगी आपके पास 7। अब निकाल रहा हूं मैं ब्लैक बॉल, तो ब्लैक कितनी है 3 और टोटल बॉल देखो 7, क्योंकि एक बॉल तो निकाल चुके हैं तो 7 रहेगी। उसके बाद में फिर वाइट निकालेंगे तो वाइट देखो पहले यहाँ एक निकाल चुके हैं तो वाइट कितनी रहेगी अब आपके पास 4, लेकिन टोटल बॉल कितनी रहेगी, टोटल देखो 2 निकाल चुके हैं तो टोटल रहेगी 6। उसके बाद में ये ब्लैक, तो ब्लैक पहले 3 थी तो एक ये देखो निकाल चुके हैं तो ब्लैक रहेगी 2 और टोटल देखो 3 बॉल निकाल दी तो टोटल आप 8 में से 3 निकाल दीजिए, कितनी 5। ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो बॉल आप निकाल रहे हो वो वापस नहीं डालनी, तो एक एक बॉल नीचे कम करते जाओ। और ये वाइट है पहले 5 थी, ये वाइट है फिर 4 रहेगी, ये ब्लैक है 3, फिर ये ब्लैक कितनी रहेगी 2। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। अगर मान लो पहली मैं वाइट ना निकालूं ब्लैक निकाल लूं तो पहली ब्लैक के आने की प्रायिकता 3 बटा कितनी होगी 8, फिर वाइट निकालूंगा तो वाइट की 5 बटा 7, क्योंकि वाइट तो 5 ही पड़ी है लेकिन एक पहले निकाल चुके हैं तो टोटल में से एक कम होगी। फिर ब्लैक निकालूंगा तो ब्लैक पहले 3 थी, एक निकाल चुके हैं तो 2 बटा में टोटल 6, क्योंकि 2 बॉल निकाल चुके हैं। फिर वाइट, तो वाइट 5 थी, एक निकाल ली तो 4 बटा में कितनी 5। ठीक है, तो इसको बेटा जब हल करोगे पूरे को सभी को तो इसका आंसर जो आएगा वो 1/14 प्लस में इसका आंसर भी 1/14, तो ये हो गई 2/14, यानी प्रायिकता कितनी आएगी 1/7। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की क्या होगी प्रायिकता होगी। तो एकांतर क्रम की निकालनी है, तो एकांतर क्रम का मतलब ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। एकांतर क्रम का मतलब हो गया लगातार 2 एक जैसे कलर की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगी। अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या करा है, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है। 2 व्यक्ति है उनके द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 दे रखी है। तो सबसे पहले निकाल लेना समस्या को दोनों के द्वारा हल न होने की प्रायिकता। पी ए का मान दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो पी ए की वैल्यू दे रखी है आपको, पी बी की वैल्यू दे रखी है, तो पी ए बार निकाल लेना पहले, फिर पी बी बार निकाल लेना बटा। ठीक है, अब ये कहते हैं समस्या हल हो जाती है, तो समस्या हल हो जाती है तो इसका मतलब है ए से होगी या बी से होगी, या ए से होगी बी से नहीं हुई, या ए से नहीं हुई और बी से होगी। समस्या हल हो जाती है तो ये 3 कंडीशन होगी, इसका मान पूछा हो। ठीक है, तो इनका मान निकालने की बजाय आप क्या निकाल दो, एक में से दोनों के द्वारा हल न होने की प्रायिकता आप क्या कर दो निकाल दो। तो इन तीनों को निकालने की बजाय एक में से हल न होने की प्रायिकता निकाल दो, तो ये पहला पार्ट हो जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन आप करोगे क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन थी। तो इसमें पहले पार्ट में समस्या हल हो जाती है, तो हो जाती है तो इसने ये नहीं कहा भी एक से होती है दोनों से होती है, हो जाती है तो इसका मतलब दोनों से भी हो सकती है, एक से हो सकती है चाहे वो पहले से हो चाहे दूसरे से हो। तो या तो इन तीनों की प्रायिकता निकाल के जोड़िए, तो ये निकालने की बजाय आप एक में से दोनों द्वारा हल न होने की प्रायिकता घटा दोगे तो तीनों द्वारा और दोनों द्वारा हल होने की प्रायिकता चाहे वो एक करे चाहे दोनों करे उसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट के अंदर आपको ये निकालना है। ठीक है, एक में से दोनों द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता निकालना है। दूसरा कहता है तथ्यतः कोई एक हल कर लेता है। अब तथ्यतः का मतलब है भी कोई एक हल कर लेता है, चाहे वो पहला करे चाहे वो दूसरा करे। तथ्यतः एक
दोबारा हल होती है तो इसका मतलब है या तो पहले से हल होगी तो दूसरे से नहीं होगी, और अगर पहले से नहीं होगी तो दूसरे से वो हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन में ये करना है, तथ्यतः एक का है तो जो वो पहले से हो चाहे वो दूसरे से, इसकी वैल्यू निकाल। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है, तो ये थी अपनी 16.2। तो आशा करता हूं मैंने संपूर्ण प्रायिकता के ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं 16.2 के सारे। तो इन क्वेश्चनों को मैंने बिल्कुल इजी मेथड से, जैसे मतलब नॉर्मल कोई वैसे फॉर्मूला नहीं लगाया, आपको देसी मेथड से समझाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रायिकता के। तो ये 16.2 थी, तो बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आपको बढ़िया लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर मेरे को बताएं भी क्लासें कैसे चल रही है। आपको अच्छी लग रही है क्लासें तो मैं ऐसे ही रेगुलर रखूँगा, नहीं कोई और तरीका आपको ठीक लगता है तो वो बताइए। और बच्चे कह रहे हैं सर ये चैप्टर वो कराइए 13 नंबर करवाओ 14 नंबर, तो बेटा अब ना रेगुलर सारा ही करवाऊँगा मैं, वीडियो रेगुलर आएगी, आप डेली देखिए, डेली शाम 7 बजे फिक्स है टाइम कैसे न कैसे निकालिए। आपने अगर बेटा कर रखा है ना सारा काम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, आप ज़रूर क्लास लगाएं, क्लास को रेगुलर लगाएं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लगाएं आप। अब इसके अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, वो हर क्वेश्चन कुछ न कुछ अलग तरीके का है, तो बेटा इसको अच्छी तरह से आप कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए और लाइक वाला बटन बिना के जरूर दबा दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।